हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इंडियन इकोनॉमी की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें हम इंडियन इकोनॉमी को फ्रॉम ए टू जेड समझेंगे। मींस फ्रॉम प्री इंडिपेंडेंस टू 1950, फ्रॉम 1950 टू 1991, फ्रॉम 1991 टिल 2026। ये कंप्लीट सीरीज आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव, स्टेट सर्विसेज पर्सपेक्टिव से बना हुआ है। आप इस सीरीज का यूज अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम, लेक्चरर एग्जाम, मींस किसी भी एग्जामिनेशन में कर सकते हैं जहां पे इंडियन इकोनॉमी एक सिलेबस का आपका पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आज के डेट में हम अपना 80वां इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मींस आज़ाद हुए हमें 80 साल हो चुके हैं। तो इन 80 सालों में हमारे इंडियन इकोनॉमी में क्या ग्रो किया कि ड्रॉप हुई, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास्ट एक्सपीरियंस को समझना ज़रूरी है फॉर यूपीएससी आंसर राइटिंग्स कि हमारा प्रॉब्लम्स क्या रहा है इंडियन इकोनॉमी का, हमने उसे कैसे सॉर्ट आउट किया और स्टिल अभी कौन कौन से प्रॉब्लम है। अगर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो नहीं किया, मीन्स फ्रॉम, अगर मैं 1991 में बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% था जीडीपी पे, ये 1991 में। और वही अगर 2026 का लेटेस्ट डेटा देखिए तो 27 to 28%। तो ये स्टैग्नेंट क्यों रह गया, क्यों ग्रो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें की जानकारी हमें इस पूरे सीरीज में मिलेगी। इंडियन इकोनॉमी के हर एक एक्सपेक्ट को समझना बहुत जरूरी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हर एक एक्सपेक्ट समझाऊं और हर एक पर्सपेक्टिव दूं। स्टार्ट करते हैं कि अगर हम अपने जीडीपी के ग्रोथ को देखें फ्रॉम सिंस फर्स्ट एडी, फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ सेंचुरी, अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला अगर मैं देखूं, इंडिया का जो ग्रोथ मीन कंट्रीब्यूशन था वर्ल्ड जीडीपी में, मीन वर्ल्ड में, वो लगभग 32% के आसपास था। ठीक है ना, या बोल सकते हैं इंडिया का जीडीपी 32% था। अब वही अगर देखिए, जैसे जैसे समय आपका बढ़ते चला गया वैसे वैसे इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो ड्रॉप होते चला गया, ग्रोथ रेट ड्रॉप होते चला गया। और अगर अभी मैं करंटली बात करूं तो इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, ग्रोथ रेट जो है वो लगभग 7% के आसपास होवर करता है। और अगर इन टर्म्स में ग्लोबल कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं तो ग्लोबली जो है, ग्लोबल मार्केट में इंडिया जो है 4% कंट्रीब्यूट करता है अपने जीडीपी से। तो ऐसे क्या रीजंस रहे जिसके कारण ये जीडीपी में चेंजेस आया। अब मैं जो अभी का सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ वो 1947 से स्टार्ट है, मींस लगभग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसके पीछे का जो है वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, लास्ट के सीरीज में डिस्कस करूंगा प्री इंडिपेंडेंस कि क्या क्या रीजंस रहे फ्रॉम फर्स्ट सेंचुरी। ठीक है, क्योंकि हिस्ट्रीज के भी पोर्शन में आपसे क्वेश्चन पूछ से जाता है, अगर आप अपने आंसर में कुछ हिस्ट्री के भी पोर्शन को इंक्लूड करते हैं तो डाइवर्स आंसर बनती है और मार्क्स आप अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप बाकी कंट्रीज को कंपेयर करें, मिडिल ईस्ट को कंपेयर करें, चाइना को कंपेयर करें, वेस्टर्न यूरोप को कंपेयर करें, यूएसए को कंपेयर करें, तो सारा का ग्रोथ रेट भले ही स्टार्टिंग में कम रहा हो या ज्यादा रहा हो, लेकिन आज के डेट में वो इंडिया से बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने क्या फॉलो किया जिसके कारण ये चेंजेस हुए मोस्टली आपके 1947 के बाद। सर इंडिया ने क्या उस चीज को नकारा, क्या मिस हुआ इंडिया से, जो कि आज इंडिया एक कंपटीट कर रहा है लेकिन पीछे रह गया, रेस में पीछे रह गया, लेकिन स्टिल बहुत अच्छे रूप से आज भी कंपटीट कर रहा है। लोग आगे समझेंगे थ्रू डेटा। अगर मैं इंडिपेंडेंस के दौरान अगर मैं बात करूं तो इंडिपेंडेंस के दौरान भारत का जो वर्ल्ड जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना, वो लगभग 1 to 2% था, शायद इससे भी नीचे था, बिलो था। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने कंप्लीट एक्सप्लॉइटेशन किया अपने पॉलिसीज के थ्रू। यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट था, लोकल इंडस्ट्रीज थी, उसको कंप्लीटली वाइप आउट किया। अपने एग्रीकल्चरल सॉरी अपने इंडस्ट्रियल गुड्स का यहाँ पे बॉम्बार्डिंग करके पूरी तरह से लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय किया। इंडिया जो कि एक टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग नेशन था, एक सोने की चिड़िया थी जो कि वेराइटी ऑफ गुड्स को, फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट किया करती थी पूरे वर्ल्ड में, और 32-35% कंट्रीब्यूशन करती थी। अगर जब भारत में, जब अंग्रेज आए थे तो वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, वर्ल्ड कंट्रीब्यूशन में भारत का योगदान लगभग 25% का था। ये 25% से ड्रॉप करके 1947 में 1 to 2% बचता है। ठीक है ना, और सिर्फ भारत जो है एक रॉ एक्सपोर्टिंग नेशन बनता है, सिर्फ और सिर्फ एक रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता है। रॉ मटेरियल इंडिया से वाया सी पहुंचती थी ब्रिटेन, यूरोप पहुंचती थी, वहां से वो फिनिश गुड, उसी को फिनिश करके इंडिया में बेचा जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा सकता था, अगर ब्रिटिशर्स के पास चॉइस थी, अगर वो क्या कर सकते थे कि वही फैक्ट्री को आप ब्रिटेन में स्टैब्लिश न करके आप इंडिया में स्टैब्लिश करते। इंडिया में रॉ मटेरियल एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाता, इंडिया में मैन्युफैक्चर होता और आप इंडिया में ही उस गुड को बेचते, जिससे इंडिया का जो बेस है वो स्ट्रांग होता, जैसे आपने यूएसए में किया या अदर कॉलोनीज में की। लेकिन इंडिया में कंप्लीटली ये नहीं किया गया, क्योंकि मे बी उनका बेनिफिट था या अदर रीजन थे, हमें नहीं पता, गॉड नोज व्हाट आर देयर रीजंस। अगर मैं बाकी बात करूं तो 1765 बैटल ऑफ प्लासी के बाद से 1938 तक का जो हमारे पास डेटा है, उस दौरान इंग्लैंड ने, ब्रिटेन ने भारत से जो गुड सामान एक्सपोर्ट किए उसका जो वैल्यू था, मैच मान लेते हैं कि आप कोई गुड को, कोई भी एक एक्स गुड है, आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं जिसका मार्केट प्राइस होना चाहिए था 100 रुपए, लेकिन आपने उसे 10 रुपए में खरीदा जबरदस्ती, मीन्स 90 रुपए का भारत को नुकसान हुआ।
₹90 बिना मतलब का देश से बाहर गया, क्योंकि वो भी ₹90 एक्स्ट्रा लॉस हुआ देश को। अगर वो सारे को अगर हम कैलकुलेट करें तो भारत का जो लॉस था ब्रिटिशर्स के द्वारा वो $45 ट्रिलियन का था। मीन्स आज की डेट में यूएस की इकोनॉमी 35 टू 36 ट्रिलियन डॉलर का एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और ये $45 ट्रिलियन की चोरी थी, जिसे हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ से यहाँ के ऐसा नहीं कि पैसे उठा के लेके जाया गया, पैसे तो ले जाया ही गया, सोना चांदी जवाहरात लेके जाया ही गया, लेकिन जो वैल्यू थी, गुड्स की जो वैल्यू थी, उसको जो एग्जैक्ट वैल्यू आपने नहीं दिया, वो जो डिफरेंस था वो चोरी हुआ। ₹100 का सामान था, आपने ₹10 दिया, जबरदस्ती आपने वो ₹100 का सामान लेके आप चले गए, मीन्स वो ₹90 का चोरी हुआ। वो काउंट करें तो $45 ट्रिलियन आपके देश से बाहर जा चुका था 1938 तक में। अगर 1940 से आगे 10 साल का आंकड़ा ऐड करें तो मे बी इंक्रीज हो सकता है, लेकिन हमारे पास 1938 तक का आंकड़ा है। उसके बाद अगर देखा जाए तो भारत का जो पर कैपिटा इनकम था वो स्टैग्नेंट हो गया 0.16 के ग्रोथ रेट में, मीन 0.16 मीन 9 के बराबर। कहने का ये मतलब है कि, और आप देखिए कि पॉपुलेशन भी ग्रो हो रहा था, पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है 3-4% से ऑन एवरेज ग्रो कर रहा था, ठीक है। अब आप देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रहा है। मीन्स कहने का मतलब है आप अपने घर में ₹100 कमाते हैं, आप अकेले थे, फिर आप 2 हुए, फिर 3 हुए, फिर 4 हुए, लेकिन वही ₹100 आपके पास रहा, तो पर कैपिटा इनकम और डिग्रेड होते चला गया। इतना डिग्रेड हुआ तो ऑन एवरेज 0.16 का ग्रोथ रेट रह गया, मीन्स न के बराबर। तो सोचिए जिस देश में पर कैपिटा इनकम का ग्रोथ ही नहीं है, इन्फ्लेशन हो रही है, वॉर हो रहा है, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, ग्रेट डिप्रेशन हुआ, जिसमें इन्फ्लेशन के कारण हर एक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। आपके पास ₹100 में आप कैसे भी गुजर कर रहे थे 1910 में, 1920 में आप गुजर कर रहे थे, फिर वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, इन्फ्लेशन के कारण महंगाई हुई, आप कर्ज में डूब गए, फिर ग्रेट डिप्रेशन हुआ, आप और कर्ज में डूब गए, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, आप और कर्ज में डूब गए। तो ये भी एक इकोनॉमिक फैक्टर था, लोगों का मन में ये गुस्सा था, जिसके कारण आपका नेशनल मूवमेंट में भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इसलिए आप देखिए कि जब आप नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ रहे हो तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को पहले समझाया गया था, ताकि लोग अवेयर हों, क्योंकि आपके हाथ में जो पैसा है उसे लूट के अंग्रेज लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए कि लो अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन उसी जगह सीमित रह गया जहां पे अंग्रेजों का बेनिफिट था, जैसे लाइक पोर्ट सिटीज, एडमिनिस्ट्रेटिव सिटीज। आपने सिटी के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया, आपने अगर सिटी डेवलप किया तो सिर्फ और सिर्फ उस क्षेत्र को डेवलप किया जहां पे ब्रिटिशर्स रह रहे थे, व्हाइट पीपल्स रह रहे थे। बाकी जो क्षेत्र था वो जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा था। और अगर मैं बात करूं उस 1941 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो 14.2% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अर्बन क्षेत्र में रह रही थी, और वो भी बहुत दयनीय, बहुत ही घटिया स्थिति में रह रही थी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, एक स्लम का जो कंडीशन होता है उससे भी बहुत बदतर कंडीशन में ये पॉपुलेशन रह रही थी, सर्वाइव कर रही थी, ठीक है। उसके बाद आता है कि लो लिटरेसी। हमने हिस्ट्री में पढ़ा कि एजुकेशन स्कूल्स खुले, यूनिवर्सिटीज खोली गई, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज खोली गई, प्रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस खोले गए, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल थे इलीट्स के लिए। आप अगर हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपने प्राइमरी एजुकेशन पॉलिसीज सबके बारे में पढ़ा होगा, एजुकेशन पॉलिसीज बाय ब्रिटिशर्स, उसमें ध्यान दिया होगा कि प्राइमरी एजुकेशन को बहुत नेग्लेक्ट किया गया, ठीक है। तो लो लिटरेसी वन ऑफ द रीजन रहा, जिसके कारण जो देश को उस चीज से उभरने में आजादी के बाद जो डेवलपमेंट का आप रेट देखे, ग्राफ देखे, तो 1950 से लेकर के बहुत स्लो था, क्योंकि हमारा लिटरेसी ही नहीं था। ना हमारे पास एक कोई इनपुट था, ना नॉलेज था, ना नई फर्टिलाइजर्स के बारे में जानकारी थी, ना पेस्टिसाइड्स के बारे में जानकारी थी। हम वही ओल्ड स्टोन एज मेथड से एग्रीकल्चर कर रहे थे, हमारे पास कोई जानकारी कुछ भी नहीं था। तो लिटरेसी की अगर मैं बात करूं आजादी के टाइम 1941 में, ठीक है, जो हमारे पास डेटा है, सिर्फ 17% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि 10 साल से ऊपर उम्र के थे, मीन्स मैंने बोला प्राइमरी एजुकेशन नेग्लेक्ट किया गया, तो 10 साल से ऊपर उम्र वाले लोगों का जो पॉपुलेशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ 17% पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखे कहने का मतलब था उनको अपना नाम लिखने और सिग्नेचर करने आता। यही लिटरेसी का मतलब होता है कि आपको आपका अपना नाम लिखने आता, आप साइन कर सकते हैं, तो आप लिटरेट हैं। तो ये कंडीशन थी। अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे पास बहुत सारी समस्याएं थी, ना हमारा पॉपुलेशन लिटरेट था, ना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व था। अगर हमें कोई भी नेसेसरी आइटम्स चाहिए, हमारे पास इंडस्ट्रियल बेस नहीं है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। आपका फॉरेक्स रिजर्व लगभग 1.5 बिलियन के आसपास था, ठीक है। ना ही आपके पास एक वेल स्टैब्लिश सिस्टम था, वेल स्टैब्लिश सिस्टम आपके पास में से था, तो बहुत सारी समस्याएं थी, पॉवर्टी, ये सब तो आप छोड़ ही दीजिए, लोगों के पास खाने के लिए राशन तक नहीं था। हमारा जो एग्रीकल्चर था वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड हो चुका था, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, अलग अलग मेथड्स इंट्रोड्यूस किया गया था जो ब्रिटिशर्स के द्वारा। कैश क्रॉप हम लोग प्रोड्यूस करने लगे थे, बहुत लिमिटेड अमाउंट में ही सही, लेकिन प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके कारण जो हमारे नीडेड क्रॉप्स थे, जो इसेंशियल क्रॉप्स थे, उन पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ा। कोई भी कैनाल इरिगेशन का सिस्टम आपने डेवलप नहीं किया, बहुत लिमिटेड सेक्शंस में किया, जिसके कारण एग्रीकल्चर बहुत हेविली इंपैक्टेड हो गया। और आप बात कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर जिसपे 85% ऑफ द पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट। तो कंप्लीटली आप सोच सकते हैं 85% ऑफ द पीपल जो थे वो सरकार पे निर्भर हो गए देश जिस दिन आजाद हुआ। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम पूरी तरह से वर्स्ट कैटेगरी में था, ठीक है।
तो हमने क्या किया, उस दौरान कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी का भी एक आइडियोलॉजी चल रही थी, लेकिन हमने उसे नकारते हुए एक मिक्स्ड इकोनॉमिक मॉडल को हमने अडॉप्ट किया। हमने क्या बोला आज़ादी के दौरान कि हम कैपिटलिस्ट की कुछ खूबियों को उठाएंगे और सोशलिस्ट की कुछ खूबियों को उठाएंगे, क्योंकि सोशलिज्म नीडेड था, वो डिमांड था उस टाइम का, क्योंकि बिना सोशलिज्म के आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता था, क्योंकि 85% ऑफ द पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड दे हैव नो मनी, नो नॉलेज, नो लिटरेसी, नथिंग, कुछ नहीं, नो इंफ्रास्ट्रक्चर कि अपना गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ले जाके बेच सके अगर प्राइस क्रैश होती है। तो सरकार ने बोला कि मिक्स इकोनॉमी मॉडल अडॉप्ट किया, क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल को अडॉप्ट किया गया। गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस स्टार्ट की गई, ठीक है, जिसको पीएसयूज या पीएसईज बोली, स्टैब्लिश की गई। गवर्नमेंट ने फुल कंट्रोल लिया कि ए से जेड आइटम जो है गवर्नमेंट प्रोड्यूस करेगी। प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो गिने चुने सेक्टर्स में वर्क कर सकते हैं, जैसे छोटे मोटे सेक्टर्स में वर्क कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, नहीं तो टाटा जैसी इंडस्ट्रीज फिर तो वाइप आउट हो जाती। तो उनको कुछ लिमिटेड सेक्शंस में रखा गया, लेकिन मेजॉरिटी एसेंशियल गुड्स जो थी वो गवर्नमेंट प्रोड्यूस कर रही थी, ठीक है। उसके बाद जो सबसे नेक्स्ट टारगेट जो अडॉप्ट किया गया वो हुआ 5 ईयर प्लान को अडॉप्ट किया गया। 5 ईयर प्लान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था आपको हार्वर्ड डॉमल मॉडल पे बेस्ड था, जो कि एक कंप्लीट फेलियर हुआ, ठीक है। ग्रोथ रेट ऑब्जर्व किया गया, लेकिन एक प्रकार का ये फेलियर हुआ। कैसे फेलियर हुआ कि हार्वर्ड डॉमल मॉडल जो है वो बेस्ड है दो चीजों पे। ये बात करता है कि आपके देश में सेविंग रेट जो है वो उसको बढ़ाना है, मीन सेविंग करने की हैबिट को इंक्रीज करना है। और सेकेंड ये चीज बात करती है कि कैपिटल टू आउटपुट रेशियो, कैपिटल टू आउटपुट रेशियो इंक्रीज करना है। अब कैपिटल टू आउटपुट रेशियो आप तभी इंक्रीज कर सकते हैं जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो प्लस इन्वेस्टमेंट हो, और आप एक क्लोज इकोनॉमी है तो आपके पास फॉरेक्स रिजर्व भी होना चाहिए अच्छा खासा, तभी आप अपने आउटडेटेड सिस्टम को अपडेट कर सकते हैं। आपके पास तो कोई इंडस्ट्री है नहीं, आपके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी है नहीं, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ना आपके पास कोई फॉरेक्स रिजर्व था, ना ही इन्वेस्टमेंट, अभी नया नया देश उभरा था तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। और सेविंग रेट का बात करें, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, तो सेविंग का तो बात ही नहीं होता। तो आपने मॉडल तो बहुत अच्छी थी, हार्वर्ड डॉमल मॉडल बहुत अच्छी है, लेकिन ये डेवलप कंट्री के लिए, कभी डेवलपिंग कंट्री या अंडर डेवलप कंट्री के बारे में बात ही नहीं करती। तो आपने उस टाइम में गलत मॉडल को अडॉप्ट किया। आप इस मॉडल को अभी अप्लाई कर सकते हैं, आसानी से वर्क कर लेगी, लेकिन उस समय इस मॉडल को अडॉप्ट करना लाइक अंधेरे में तीर चलाने के बराबर था, तो कंप्लीट फेलियर हुआ। जिसके बाद अगर हम सेकंड 5 ईयर प्लान में देखें, ठीक है ना, सेकंड 5 ईयर प्लान जो इंट्रोड्यूस किया गया 1956 से 61 तक, वो नेहरू महालनोबिस स्ट्रैटेजी या महालनोबिस मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसमें भी इन्होंने क्या बात किया, इसमें बात किया गया महालनोबिस के द्वारा कि हमें कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, मींस हमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को सेटअप करना पड़ेगा, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस करना। मींस अब ऑब्वियस सी बात है, आप एक क्लोज इकोनॉमी है, आपके पास प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी है, तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो रैपिड कैपिटल फॉर्मेशन कहां से हो सकती है, तो गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, उसके पास है नहीं, तो वो क्या करेगी, लोन लेगी। लोन कहां से लेगी, या तो यूएसए से या तो सोवियत से। आईआर में आप इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सब चीज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोन पे अपनी इकोनॉमी को क्रिएट कर रहे हैं, मीन्स आपको कल में रीपे करना पड़ेगा। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी है नहीं, मीन्स आपके पास कमाई है नहीं और आप क्रेडिट कार्ड लेके घूम रहे हैं, इस प्रकार की बात है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस, अब देखिए पब्लिक सेक्टर जो है एक प्रकार का रुका हुआ ट्रेन था, जो कि मीन्स जंग खाया हुआ ट्रेन था, जो कि धीरे धीरे चल रहा था, क्योंकि पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में लोगों के पास ईगो थी कि सरकार तो हमें परमानेंट है, काम करे ना करे पैसा तो मिलेगा। कंपटीशन कोई प्राइवेट प्लेयर से था नहीं या किसी और प्लेयर से था नहीं, कंप्लीट मोनोपोली एग्जिस्ट करती थी। अगर मान लेते हैं बीएसएनएल है तो बीएसएनएल ही है, सिर्फ कंप्लीट मोनोपोली, तो कैसा भी सर्विस दे, लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो नो कंप्लेंट्स नथिंग। तो पब्लिक सेक्टर डोमिनेंस में भी आप करके कोई फायदा नहीं हुआ। आप क्या, आपके पास ना फॉरेक्स रिजर्व है, ना मशीन है, ना कुछ है, आप कहां से कर लीजिएगा। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये कंप्लीट काइंड ऑफ फेलियर रहा, कुछ हद तक सक्सेसफुल रहा, बहुत ज्यादा हेल्प भी किया गया, लेकिन उस समय ऐसी चीजें नीड नहीं थी कि आप रैपिड कैपिटल फॉर्मेशन कर सके, रैपिड इन्वेस्टमेंट कर सके हेवी अमाउंट में, नीड था, लेकिन बाई सिंगल से बेबी स्टेप्स लेने के काम थे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप कोई भी कैपिटल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस खोल रहे हैं, अगर आप कोई फैक्ट्री खोल रहे हैं किसी क्षेत्र में, तो लोग भी होने चाहिए उस सामान को खरीदने के लिए, लेकिन लोगों के पास पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है। क्यों, क्योंकि वो इलिटरेट है, उनके पास अभी एजुकेशन भी नहीं है। 70% पीपल सिर्फ लिटरेट थे। तो आप सोच सकते हैं किस प्रकार की स्ट्रैटेजी चल रही थी, लेकिन फिर भी बेहतरीन स्ट्रैटेजी थी। मैं ना नहीं बोलूंगा, जब हम लोग 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इस चीज को अच्छे से देखेंगे, ठीक है ना। इसका क्रिटिसिज्म एक ही रहा कि आपके पास कैपिटल नहीं था, तो आप कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, मीन्स आपको लोन लेना होगा, ठीक है ना। अब आप जितना लोन लीजिएगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन पड़ेगा, क्योंकि अगर यूएस कल गए अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है, क्योंकि यूएस कैपिटलिस्ट मार्केट है, वो मार्केट बेस्ड उसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है कि आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन मिलेगा। अगर मार्केट फ्लक्चुएट करती है तो आपका लोन रिपेमेंट अमाउंट बढ़ेगा, लोन रिपेमेंट अमाउंट बढ़ेगा तो आपको देश में ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन, हाई इन्फ्लेशन एक्सिस्ट करेगी, ठीक है। और इस दौरान भी देखिए जो हमारा बेस था एग्रीकल्चर था,
हम स्टार्ट कर सकते थे एग्रीकल्चर को स्ट्रॉन्ग करने से, इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव करने से, क्योंकि हमारे 85% पीपल उस चीज़ पर डिपेंडेंट है। फिर धीरे-धीरे आपको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन हम डायरेक्ट सेकेंडरी सेक्टर पे गए, एग्रीकल्चर पे ध्यान ही नहीं दिया हम लोगों ने। एग्रीकल्चर का ठीक है, हो रहा है, लोगों को वहाँ से शिफ्ट करना है, वो भी एक बेहतरीन तरीका था, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करती थी, लोग एक से बहुत ज़्यादा लोग उस चीज़ में इन्वॉल्व थे। आप हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को आप रिवाइव कर सकते थे, क्योंकि बहुत सारे जो हैंडीक्राफ्ट्स थे, ठीक है ना, वो उनके पास नौकरी ना होने के कारण, उनकी इंडस्ट्री बर्बाद होने के कारण वो एग्रीकल्चर में लगे हुए थे। अब उनके पास स्किल नहीं था, अब स्किल नहीं है तो आप इंडस्ट्री भी अगर सेटअप कर देते हैं, तो इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कहाँ से आएंगे? ठीक है, तो ये रहा मॉडल था, इसके बेनिफिट्स भी बहुत सारे थे, जो कि हम लोग 5 ईयर प्लान में डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद वैसे ही करते करते देश चलता है, वॉर से भी, उसी दौरान वॉर भी होती है, बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी सिचुएशंस राइज होती हैं, और होते होते आप जब लोन ले रहे हैं, आप इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी एसेंशियल कमोडिटीज को, तो आपका फॉरेक्स रिजर्व कोलैप्स करेगा, क्योंकि आपके पास एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ नहीं है। मींस एक्सपोर्ट करने के लिए आपके पास मान लेते हैं 100 आइटम्स है, लेकिन आप इंपोर्ट कर रहे हैं 500 आइटम्स, क्योंकि आपकी नीड थी इंपोर्ट करना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपका फॉरेक्स रिजर्व जो है वो कोलैप्स करेगा। कोलैप्स करते करते ये $1 बिलियन मार्क के नीचे आ चुका था। मीन्स 1 बिलियन डेंजर मार्क था, अगर $1 बिलियन से अगर नीचे होता है तो देश कंप्लीटली बैंकरप्ट हो जाएगी, और ये $1 बिलियन का डेंजर मार्क तक पहुंच चुका था। बहुत अलग अलग तरीके अपनाए गए कि यूएसएसआर से लोन लिया जाए, यूएसए से लोन लिया जाए, अलग अलग जर्मनी से लोन लिया गया, अलग अलग छोटे छोटे देशों से लोन लिया गया। लेकिन जैसे ही यूएसएसआर कोलैप्स करती, जो कि सिंगल होप थी इंडिया के लिए कि कुछ ना हो सके तो यूएसएसआर तो हेल्प करेगा ही, हमारा फ्रेंड है, 1971 फ्रेंड एग्रीमेंट हुई थी। लेकिन यूएसएसआर जब कोलैप्स करता है तो इंडिया का सिंगल होप भी जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और इसे आईएमएफ के जो एग्रीमेंट्स थी, जो आईएमएफ का जो आईएमएफ की जो कंडीशंस थी उसे मानना पड़ा, अपने इकोनॉमी को ओपन अप करना पड़ा, लाइसेंस जो राज था उसे खत्म करना पड़ा। ठीक है, लाइसेंस राज करने का मतलब आपको कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो बहुत सारी इंडस्ट्री को डी लाइसेंस किया गया। ठीक है ना, वही 1991 का एलपीजी रिफॉर्म है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, लिबरलाइजेशन में आपने डी लाइसेंसिंग किया, प्राइवेटाइजेशन में आपने जो लॉस मेकिंग पीएसयूज है उसको या तो आपने क्लोज किया, या तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को प्राइवेट कंपनीज को बेचा, या वो पूरी कंपनी ही आपने पीएसयूज जो थी उसमें आपने बेच दिया, क्योंकि लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज को बेचा गया, सारी इंडस्ट्रीज को नहीं। ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब है जो आपने इनडायरेक्ट टैरिफ्स ये सब जो लगा के आपने अपनी इकोनॉमी को क्लोज किया था, उसे रिड्यूस करने की बात कही गई। अपने करेंसी को ओपन अप करना पड़ा, क्योंकि अगर आप इकोनॉमी को ओपन अप करते हैं तो आप फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फॉलो नहीं कर सकते हैं, वो बहुत परेशानी करेगी, तो आपको फिक्स से फ्लेक्सिबल मैनेज पे आपको शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, तो एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में जो है हम लोग और इन डिटेल बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। अगर मैं बात करूं सेक्टरल ग्रोथ के बारे में कि पर सेक्टर ने कैसा ग्रो किया, हमने इंडिया का तो ग्रोथ देख लिया, जीडीपी लगातार कंटिन्यूअसली डिक्लाइन हुई, अभी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, तो सेक्टर का कैसे ग्रोथ था? तो सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है, लगभग एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है आजादी के दौरान 1950 में 52% के आसपास था। सर्विस सेक्टर का जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 28% के आसपास, 27-28 के आसपास था। एंड इंडस्ट्री जो है आपका लगभग 15% के आसपास थी। अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसने ज्यादा ग्रो नहीं किया। मीन्स आप पिछले 80 सालों में आपने 80 ईयर्स में आपने कितना ग्रो किया? 10% आपने ऑन एवरेज ऐड किया। लेकिन आप वही देखिए एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है कंप्लीटली डाउन होकर 14% तक पहुंच गया। वही आप सर्विस सेक्टर देखिए, ये 55%, सॉरी ये 59 नहीं 55% तक के पहुंचा। तो ऐसा क्या कारण रहा जिसके कारण आपका इंडस्ट्री जो ये हम लोग बोलते हैं टर्शियरी सेक्टर पैराडॉक्स, मींस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग आपका जो सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी को, प्राइमरी सेक्टर को अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। प्राइमरी सेक्टर जो है वो बैकबोन बनेगी आपकी सेकेंडरी सेक्टर के लिए, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर को मींस फैक्ट्रीज को, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल चाहिए, जो आपका प्राइमरी सेक्टर बनेगा। जब आपका सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर जब आपका स्ट्रॉन्ग हुआ, तो उसे हेल्प करने के लिए, उसे पुश करने के लिए सर्विस सेक्टर का ग्रोथ होगा। लाइक ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, मींस आपको एक इंडस्ट्री को दूसरी इंडस्ट्री से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना, ये सारी चीजें। तो मींस प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी का बैकबोन बनेगा, सेकेंडरी सेक्टर सर्विस सेक्टर का बैकबोन बनेगा, सर्विस सेक्टर क्वार्टरली सेक्टर का फिर अलग अलग सेक्टर्स का अपना बनेगा, आगे भी 2-3 सेक्टर्स है। तो इंडिया में ऐसा यूनिकनेस क्या दिखा गया कि इंडिया सीधा प्राइमरी से सेकेंडरी पे जंप करता है। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि जब भारत आजाद हुआ तो सर्विस सेक्टर का ही कंट्रीब्यूशन 28% था। इंडिया में क्या हो रहा था? मैन्युफैक्चरिंग तो हो नहीं रही थी, या तो एग्रीकल्चर हो रहा था, ठीक है, रॉ मटेरियल्स प्रोड्यूस किए जा रहे थे और उसे सीधा एक्सपोर्ट कर दिया जा रहा था। तो एक्सपोर्ट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है, ठीक है, सिक्योर और मेंटेन करने के लिए इंडियन इकोनॉमी मींस इंडियन टेरिटरी को आपको आर्मी चाहिए, इंफ्रा मींस पुलिस चाहिए, आर्मी चाहिए, रेलवे चाहिए।
आपको सामान एक्सपोर्ट करने के लिए शिप्स चाहिए, उसे मेंटेन करने के लिए लोग चाहिए। आप अगर व्हाइट पीपल्स यहाँ रह रहे हैं तो हॉस्पिटैलिटी के लिए लोग चाहिए, ठीक है, एजुकेशन चाहिए, हॉस्पिटल्स चाहिए। तो मीन सर्विस सेक्टर ऑलरेडी ग्रो कर रहा था ब्रिटिशर्स के दौरान में। तो आपके पास एक बना बनाया प्लेटफॉर्म था, थोड़ा पुश मिला, सर्विस सेक्टर ग्रो कर गया। एग्रीकल्चर सर्वाइव कर रहा था, ठीक है, मुश्किल से सर्वाइव कर रहा था, और वो और भी आगे चल के डिग्रेड होती स्थिति। लेकिन धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि अब एक ऑब्वियस सी बात है, विन विन सिचुएशन दोनों की नहीं हो सकती है। अगर एक का ग्रोथ होता है तो दूसरे का डिग्रेडेशन होना जरूरी है, ठीक है ना। पावर इज जीरो, जीरो सम गेम जैसे है इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन गिरा और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर अगर हम बात करें एग्रीकल्चर का, तो एग्रीकल्चर जो है, अगर मैं आपका बात करूं तो एग्रीकल्चर 1987-88 में एग्रीकल्चर का जो एक्सपोर्ट था, वैल्यू था, वो 0.6 बिलियन था, ठीक है, जो कि आपका 2022-23 में इंक्रीज होकर आपका हुआ लगभग $20 बिलियन। और वही अगर आज के डेट में मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 2025 में, तो वो $52 बिलियन का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट करता है एग्रीकल्चर। मींस इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एग्रीकल्चर बढ़ा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ये घटा है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ जो है सर्विस सेक्टर का वो ज्यादा ऑब्जर्व किया गया है एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री से, ठीक है। अब बात आता है कि ऐसी क्या कंडीशन रही, दूसरा जो रीजन रहा, इंडस्ट्री ग्रो नहीं। अब देखिए, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए आपको सर्टेन थिंग्स चाहिए। इसको मैं इरेज कर लूं, फिर आपको बताता हूं। अगर आपको इंडस्ट्री ओपन अप करना है तो आपको कुछ कुछ चीजें की नीड होगी। पहला, स्किल्ड लेबर। दूसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, मींस कनेक्टिविटी। आप अगर इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर रहे हैं तो रॉ मटेरियल्स आने के लिए रोड अच्छी होनी चाहिए, आप यहां से एक्सपोर्ट कर सके, उसके लिए कनेक्टिव रेलवे कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी, एयरवे कनेक्टिविटी आपकी वेल स्ट्रॉन्ग स्टैब्लिश होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग चीजें प्रोवाइडेड होनी चाहिए वहां पे गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो मिसिंग था। तीसरा, आप क्या कर सकते हैं, कैपिटल चाहिए। आपके पास तीनों मिसिंग थे, मींस थे लेकिन एडिक्वेट क्वांटिटीज में नहीं थे, जितना नीड था उतना नहीं था। लेकिन हमारे पास जितना था उतना हमने यूज किया, और आज हम जिस स्तर पे बैठे हुए, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के बैठे हुए, वो हमारा वाइज यूज था कैपिटल का। तो वो भी एक गुड एक्सपेक्ट था। लेकिन आप आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं कि इंडस्ट्री क्यों नहीं ग्रो की, तो इसके दो फैक्टर्स हुए, क्योंकि पहले सर्विस सेक्टर वेल स्टैब्लिश था, क्योंकि सर्विस का ही नीड था ब्रिटिशर्स को इंडिया रूल करने के लिए। दूसरा, कि हमें एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए स्किल्ड लेबर चाहिए, लिटरेसी कम थी, एजुकेशन कम था। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लोगों के पास खाने के लिए अच्छे से, देश इस चीज में लगा था कि लोग भूख से मरे नहीं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर ऑब्वियस सी बात है थोड़ा ध्यान कम जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, जो कि मिसिंग था इंडिया में। एफडीआईज मिसिंग थे, जितना चाहिए था उतना आ नहीं रहा था, हमारी इकोनॉमी लोन पे बेस्ड थी, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसलिए टर्शियरी सेक्टर पैराडॉक्स ये एग्जिस्ट करती है। वही यहाँ पे उसी चीज को एग्रीकल्चर एंड टर्शियरी को कंपेयर करके बताया गया। अगर मैं थोड़ा और इन डीप जाऊँ, थोड़ा चाइना से हम लोग इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, तो डाइवर्सिफिकेशन हमारा बहुत कम था। जो मांग था उस टाइम, अब देखिए आप क्या होता है, हम लोग वो चीज प्रोड्यूस करते हैं जिसका डिमांड ज्यादा हो उस इकोनॉमी में, ठीक है। एक्सपोर्ट अगर करना है तो इंटरनेशनल मार्केट में जिस गुड का आपको डिमांड है, आपको वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा कंपीट करने के लिए। लेकिन हमारा इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन बहुत कम था। आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1950 में देखा जाए तो हमारा डोमिनेटिंग सेक्टर था टेक्सटाइल, चाइना का डोमिनेटिंग सेक्टर था हेवी इंडस्ट्री, मींस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में वो चाइना लगा हुआ था, और हम सर्वाइव करने में। 1991 तक आते आते भारत का जो डोमिनेटिंग इंडस्ट्री था वो टेक्सटाइल ही था, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद देखा, हेवी इंडस्ट्री के बाद ये टेक्सटाइल सेक्टर की तरफ जाता है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक असेंबली स्टार्ट की जाती है। यहाँ पे देखिए पूरे में इलेक्ट्रॉनिक असेंबली मिसिंग है। उसके बाद देखिए भारत 2013 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा था। चाइना इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, मशीन एंड इक्विपमेंट्स, स्टील, ऑटोमोबाइल्स एंड केमिकल, लगभग सेम है, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। वही 2025 में आप देख सकते हैं भारत ऑटोमोबाइल्स कंपोनेंट में, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में डोमिनेटिंग स्टार्ट हुआ है, विल डोमिनेट वन डे, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स कंपनी वी आर डोमिनेटिंग, पेट्रोलियम exports we are dominating, electronic and hardware we are dominating, means we are in top 10। वही आप देखिए चाइना एआई, रोबोटिक्स एंड एरोस्पेस में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसका रीजन साफ है कि हमारे पास कैपिटल की कमी थी। चाइना $18 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, हम 4.2 ट्रिलियन, 4.2 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। हम कंपेयर नहीं कर सकते उसे। इफ यू आर कंपेयरिंग इंडिया विद चाइना, इट्स नॉट गुड। हम उस बेस पे नहीं है, ठीक है। एक टाइम पे थे लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। तो आप इस चीज का ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, इट विल हेल्प यू टू राइट इंप्रूव योर आंसर्स, ओके। अब हम आगे बढ़ें तो इंडियन इकोनॉमिक सिनेरियो अभी क्या है। अगर हम बात करें तो वी आर 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी, ये एक्चुअली हम 4th हैं, ठीक है ना, एज पर गवर्नमेंट। लेकिन अभी जो जीडीपी का सीरीज जो चेंज किया गया है, बेस ईयर जो चेंज किया गया 2011-12 से 2023-24 जो किया गया,
उसके कारण थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, जिसके कारण भारत जो है 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे है स्टिल, लेकिन 3-4 महीनों में वापस से 4th लार्जेस्ट पे हो जाएगा जब अच्छे से असेसमेंट कंप्लीट होगा एक प्रॉपर, ठीक है ना। भारत का जो एवरेज रियल ग्रोथ रेट है वो 7.3% के आसपास है। अभी रिसेंटली आज आईएमएफ का आया है प्रिडिक्शंस, स्टिल इंडिया जो है 6.5-6.8 पे है, प्रिडिक्शन है ग्रोथ रेट का। तो इंडिया इज ग्रोइंग वेरी वेल। अगर मैं जीडीपी पर कैपिटा परचेजिंग पावर पैरिटी के परस्पेक्टिव में बात करूं तो इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, पिछले 10 सालों से। एंड इन टर्म्स ऑफ नंबर 18.9 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना एट पीपीपी, है ना। अगर आप जीडीपी का वैल्यू 18.9 ट्रिलियन लिख रहे हैं तो आपको एट पीपीपी लिखना मैंडेटरी है, ठीक है ना। नहीं तो अगर मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं तो इकोनॉमिक्स में एज्यूम करते हैं कि आप नॉमिनल के बारे में बात कर रहे हैं। फॉरेक्स रिजर्व के बारे में बात करो तो ऑल टाइम हाई 707 बिलियन डॉलर, अगस्त 2026 का ये डेटा है। तो हम लोग बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, ठीक है ना। वही अगर आप लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे के डेटा उसको देखें तो जीडीपी ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं, आपको 2020 7.6, 9.2, 6.5, 7.4, अभी प्रिडिक्शन है 6.8 टू 7.2, मींस लगभग 7% के आसपास हम हैं। पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम जो है वो कंप्लीटली इंक्रीज, 1.69 लाख रुपीस था, फिर 1.89, 2.05, 2.20, मींस वी आर इंप्रूविंग। ऐसा नहीं है कि हम गिर रहे हैं, हम लोग इंप्रूव कर रहे हैं। एग्रीकल्चर एंड लाइफ स्टॉक के बारे में बात करें, आप देख सकते हैं ग्रोथ रेट 4.6 था, 3.1। इंडस्ट्री 5.9 से 6.2 है, 7. सर्विस सेक्टर 7.2 से 9.1% जीवीए ग्रोथ रेट है, ठीक है ना। फॉरेक्स रिजर्व आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है, फिस्कल डेफिसिट आपका कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है, जो कि बहुत गुड साइन है। मींस इंडियन इकोनॉमी बहुत बेहतरीन आज के डेट में परफॉर्म कर रही है। इसके जो रीजंस हैं वो लाई करते हैं आपके 1991 रिफॉर्म प्लस जो भी 1950 से 1990 तक जो भी डिसीजंस लिए गए। ऐसा नहीं है कि हर एक डिसीजन बैड होता है, बहुत सारे डिसीजंस लिए गए, जैसे कंप्यूटर्स को इंट्रोड्यूस करना भारत में, ठीक है, डिजिटल रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करना, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने, वो सारे मिलकर उन्होंने हेल्प किया कि इंडिया जो है आज 4.3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन के खड़ा है, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले 10 सालों में ही ये बन जाए या पिछले 20 सालों में ही बन जाए। 1991 से इंडिया ने स्टार्ट किया, सारा बेस हमारा धीरे ही सही, बहुत कछुए से भी स्लो ही सही, लेकिन बन रहा था, वो टाइम का नीड था, ठीक है ना। पॉजिटिव फैक्टर्स में अगर बात करूँ, हर एक इंडस्ट्रीज के बारे में बात करूंगा। हम लोग जब एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, जब सर्विस के बारे में बात करेंगे, जब इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग इन डिटेल वहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। इमर्जिंग पॉजिटिव फीचर्स के बारे में बात करूं तो डेमोग्राफिक डिविडेंड, जो कि हॉट टॉपिक है यूपीएससी का, किसी भी एग्जामिनेशन का। अभी इंडिया का जो यंग पॉपुलेशन वो वन ऑफ द हाईएस्ट पीक पे है, ठीक है। गवर्नमेंट चाहे, इंडिया चाहे तो इस पॉपुलेशन का यूटिलाइज करके अपने ग्रोथ रेट को और इंक्रीज कर सकता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड वो टाइम पीरियड होता है जहां पे आपका जो पॉपुलेशन है वो मोस्टली यंग होती है, और ये लाइफ में सिर्फ एक बार किसी देश में आता है। ये टाइम पीरियड 2047 तक खत्म हो जाएगा, इसलिए आप देखिए भारत का अमृतकाल का टारगेट 2047 है। पॉजिटिव फीचर डिजिटल इंडियन स्टैक, जो भारत जो है डिजिटल इंडिया की तरफ कंप्लीटली ग्रो कर रहा है सर्विस सेक्टर में। स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंक 3rd ग्लोबली, 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, और प्लस ये एक यहाँ पे 1000 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स है आज के डेट में। तो वी आर डूइंग बेस्ट, हमारे जितना हो सकता है उससे बेहतरीन कर रहे हैं, ठीक है, ग्लोबल सिनेरियोस को देखते हुए। अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं तो आज इंडिया में चैलेंजेस क्या है, इनइक्वालिटी, वो हर एक इकोनॉमी में होती है, एग्जिस्ट करती है, ऐसा नहीं कि इंडिया का यूनिक है, हर एक इकोनॉमी में एग्जिस्ट करती है, चाहे डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो। मींस वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन जो है वो रिच के पास ही होता है। जॉबलेस ग्रोथ कहने का मतलब है कि ग्रो हो रहा है लेकिन जिस रेट में जॉब क्रिएट होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। इसका रीजन है आपका एजुकेशन सिस्टम, जिसको सुधारने के लिए आपका एनईपी 2020 लाया गया है। हमारा एजुकेशन सिस्टम आउटडेटेड था, जिसे इंप्रूव किया जा रहा है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, कंप्यूटर साइंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है फ्रॉम क्लास 6। अनऑर्गेनाइज सेक्टर, 90% ऑफ द वर्कफोर्स है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, बिना सोशल सिक्योरिटी के। जैसे आप स्विगी, जोमैटो देख लीजिए, आप लेबर इंडस्ट्री देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देख लीजिए, कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है, जो कि एक बहुत हेवी बर्डन है। क्यों? क्योंकि वो जब तक उनका शरीर चल रहा है तब तक वो कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जिस दिन उनका शरीर चलना बंद हो जाएगा वो सरकार पे बोझ हो सकते हैं। उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा गवर्नमेंट को, उनको अलाउंस देना पड़ेगा, ओल्ड एज पेंशन देने पड़ेंगे, ओल्ड एज होम्स बनाने पड़ेंगे, तो बर्डन पॉपुलेशन इंक्रीज होगा। तो इसे करेक्ट करना, क्योंकि आप अगर पेंशन का इंतजाम करें, ठीक है, सोशल सिक्योरिटीज बिल्डअप करें, तो सरकार पे बर्डन कम होगा। करें वोकेशनल गैप, एजुकेशन, एनईपी इस चीज को टारगेट कर रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ थ्योरी पे बेस्ड था, नो प्रैक्टिकल नॉलेज। लेकिन आज अगर एनईपी के बारे में बात करें, उसमें क्या है कि आप जो स्कूल्स को लोकल इंडस्ट्री के साथ मर्ज किया जा रहा है, ताकि वो अपना जैसे स्कूल ट्रिप पे ले जाके इंडस्ट्रीज के बारे में बताएं, वर्कशॉप्स के बारे में दिखाएं, कैसे क्या चीज बनती है, ठीक है ना। अलग अलग एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज कराई जाए, ताकि लोग जो बच्चे पढ़ने में वीक है उनका एटलीस्ट स्किल डेवलप हो, कल के वो रोजगार ले सके, अनएम्प्लॉयड नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज टैकल किया जा रहा है। इंडिया का फिस्कल डेफिसिट भी बहुत लो हो रहा है। अगर मैं बात करूं, सॉरी ये अभी लेटेस्ट है 2023-24 में
ये 6.4% पे था फिस्कल डेफिसिट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, और अभी 2025-26 में ये 4.3 पे है। हमारा फिस्कल डेफिसिट लगातार गिरते चला जा रहा है, जो कि सबसे बेहतरीन है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ओवरव्यू कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट सीरीज में हम लोग एग्रीकल्चर से लेकर के आगे एक एक सीरीज को कंप्लीट करेंगे, एक एक इंडस्ट्रीज, एक एक सेक्टर को समझेंगे, आपका रिफॉर्म्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से रिफॉर्म्स इंडिया के लिए बेनिफिशियल रहा, रिसेंट क्या क्या वर्क किए जा रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को इंप्रूव करने के लिए, आज के डेट में क्या ड्रॉबैक्स है, क्या तरीका है इंप्रूव करने की, ये सारी चीज़ों को देखेंगे। कुछ पीआईक्यूज इसी टॉपिक से पूछे गए थे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर द आरबीआई। ठीक है, विथ रेफरेंस टू अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कंसिडर, ये रिसेंटली का ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, मेंस का आपके कुछ क्वेश्चंस इंडियन इकोनॉमी से इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि नेचर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज जॉबलेस ग्रोथ, डू यू एग्री विद दिस व्यू, गिव आर्गुमेंट इन द फेवर ऑफ योर आंसर। कुछ मैंने पॉइंट्स आज बताए हैं, कुछ हम आगे जाके इस चीज को समझेंगे। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्ड इंक्रीज शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द जीडीपी, पार्टिकुलरली ऑफ एमएसएमईज, एग्जाम इन द स्टेटमेंट। एमएसएमईज का क्वेश्चन है, ये जब हम इंडस्ट्रीज कवर अप करेंगे वहां पे आपको इस चीज को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई थिंक आपको ये इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सीरीज में हम लोग और बेहतरीन टॉपिक्स को समझेंगे, एक एक इंडियन इकोनॉमी के एक एक एक्सपेक्ट को समझने का कोशिश करेंगे। तब तक अच्छे से रहिए, हैव ए ग्रेट डे।